बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। ना सिर्फ वर्ब के बारे में बल्कि वर्ब की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। आज हम बात करेंगे वर्ब की 10 डिफरेंट टाइप्स के बारे में, जिसमें स्टेटिव वर्ब, डायनामिक वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब शामिल हैं। सो लेट्स स्टार्ट ओवर नेक्स्ट लेक्चर विद योर ओन टीचर, इजी टीचर सर तवक्कल। वर्ब इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट समझा जाता है। वर्ब को डिफ़ाइन हम यूँ कर सकते हैं: ए वर्ड दैट शोज़ द एक्शन इन द सेंटेंस इज़ कॉल्ड ए वर्ब। यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो फ़िक्रे में किसी फ़ेल यानी काम को ज़ाहिर करे, उसको हम वर्ब कहेंगे। मिसाल के तौर पर, अली राइट्स ए लेटर। अली एक ख़त लिखता है। इस सेंटेंस में देखें कि अली क्या करता है। अली एक ख़त लिखता है, यानी लिखना काम है। अली काम करने वाला है। ए लेटर वो वर्ड है जिस पर काम वाक़े है, और काम क्या करता है अली? राइट्स, लिखता है। तो इस सेंटेंस के अंदर लिखता है यानी राइट्स जो है ये वर्ब होगा। सेकंड सेंटेंस में देखें, सना इज़ प्लेइंग विद ए डॉल। सना एक गुड़िया के साथ खेल रही है। सना क्या कर रही है? खेल रही है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो प्लेइंग है वो वर्ब होगा। थर्ड सेंटेंस में देखें, दे प्लेड हॉकी। उन्होंने हॉकी खेली। यहाँ पे दे ने क्या काम किया है? खेला है। प्लेड ये वर्ब होगा और क्या खेला है? हॉकी। ये ऑब्जेक्ट होगा यानी मफूल होगा जिस पर काम वाक़े होता है। तो यहाँ पे जो प्लेड है यानी जो काम दे ने किया है या जो फेल सर अंजाम दिया है वो प्लेड है, और इसे इंग्लिश ग्रामर में हम वर्ब कहेंगे। दी टीचर, फोर्थ सेंटेंस में देखें, दी टीचर वाज टीचिंग द लेसन। उस्ताद सबक पढ़ा रहा था। इसमें उस्ताद क्या काम कर रहा था? टीचिंग, पढ़ा रहा था। तो इसमें जो टीचिंग है यानी पढ़ाना जो है वो वर्ब है, यानी फेल है, यानी काम है। अब तक हमने यही पढ़ा है कि जो वर्ब है वो एक्शन शो करता है। जिस तरह के हमने लास्ट पेज पे देखा कि अली राइट्स ए लेटर, जो राइट्स है ये वर्ब है, क्योंकि राइट्स वर्ड जो है ये एक्शन शो करता है यानी लिखता है। सेकंड में हमने फिर देखा कि सना रोट ए स्टोरी। सना ने एक कहानी लिखी। यहाँ पे जो वर्ड रोट है ये एक्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो रोट होगा ये वर्ब होगा। लेकिन अब हम मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि जो वर्ब है वो सिर्फ एक्शन शो नहीं करता, बल्कि ये कुछ और चीज़ें बताने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल नंबर 3 देखें, ही इज़ टायर्ड, वो थका हुआ है। यहाँ पे जो वर्ड इज़ है ये हमें ही की स्टेट के बारे में बता रहा है कि वो थका हुआ है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 देखें, शी वाज हैप्पी। यहाँ पे जो वर्ड वाज है ये हमें शी की जो स्टेट है यानी हालत है, यानी उसके खुश होने की जो स्टेट है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो वाज होगा ये स्टेट शो कर रहा है, ये भी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेट शो कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें, द स्टूडेंट हैज़ ए बुक। तालिब इल्म के पास एक किताब है। यहाँ पे वर्ड हैज़ वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब हैज़ है वो पोसेशन यानी ऑनरशिप को शो कर रहा है।
यानी तालिब इल्म के पास एक किताब है। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखें, द बेबी हैड ए टॉय। बच्चे के पास एक खिलौना था। बच्चे के पास एक खिलौना था। यहाँ पे हैड जो है ये भी ऑनरशिप यानी पोसेशन को शो कर रहा है। इन एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जो वर्ब है वो सिर्फ एक्शन शो नहीं करता, बल्कि ये सब्जेक्ट की स्टेट को भी शो करता है और किसी सब्जेक्ट की पोसेशन यानी ऑनरशिप को भी शो करता है। इसके अलावा एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि एक्शन, स्टेट और पोसेशन के अलावा एक और चीज़ जो है वो वर्ब शो कर रहा है, वो है टेंस यानी टाइम या ज़माना। ये ज़माना जो है ये भी वर्ब से हमें पता चलता है कि कौन से ज़माने में ये काम हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 में चेक करें, यहाँ पे राइट्स जो है ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है, यानी अली एक ख़त लिखता है। सेकंड में देखें, सना रोट ए स्टोरी। यहाँ पे जो रोट है ये पास्ट टेंस को शो करता है, यानी सना ने एक कहानी लिखी। थर्ड में फिर देखें, ही इज़ टायर्ड। यहाँ पे जो इज़ है ये प्रेजेंट स्टेट को शो कर रहा है, लेकिन शी वाज हैप्पी, यहाँ पे जो वाज है ये शी की पास्ट जो स्टेट है उसको शो कर रहा है। इट मीन्स के एक्शन, स्टेट और पोसेशन के अलावा जो है जो वर्ब है ये टेंस यानी ज़माने के बारे में भी हमें बताता है। इसी तरह आप एग्जांपल नंबर 5 में चेक करें, यहाँ पे द स्टूडेंट हैज़ ए बुक। वर्ड या वर्ब जो हैज़ है ये प्रेजेंट शो करता है। और जो 6 नंबर एग्जांपल है, द बेबी हैड ए टॉय, यहाँ पे जो वर्ड या वर्ब हैड है ये पास्ट टेंस को शो करता है। तो यहाँ हमें पता चलेगा कि ए वर्ब शोज एक्शन, स्टेट, पोसेशन एंड टेंस इन दी सेंटेंस। यानी एक वर्ब सिर्फ एक्शन शो नहीं करता, बल्कि वो स्टेट, पोसेशन यानी ऑनरशिप और टेंस यानी ज़माने को भी किसी सेंटेंस के अंदर शो करता है। अब हम देखेंगे कि वर्ब की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। वर्ब की 10 टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इन टोटल 10 टाइप्स को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। 5 ग्रुप को इस तरह हमने इसको बनाया है ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें। ग्रुप नंबर 1 में स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब हैं। ग्रुप 2 में लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, इनको रखा गया है। ग्रुप 3 में फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब को रखा गया है। ग्रुप 4 में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को रखा गया है। और ग्रुप 5 में रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब को रखा गया है। और इस तरह टोटल 10 जो टाइप्स ऑफ वर्ब है इसको हमने 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें। अब हम देखते हैं कि स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टेटिव वर्ब। द स्टेटिव वर्ब शोज स्टेट और पोसेशन इन द सेंटेंस। यानी जो स्टेटिव वर्ब होता है वो सेंटेंस के अंदर मलकियत को या हालत को शो करता है। मिसाल के तौर पे अली इज़ इल, अली बीमार है। यहाँ पे जो इज़ है वो स्टेट को शो कर रहा है, अली की हालत के बारे में बता रहा है। इसी तरह सना हैज़ ए डॉल, सना के पास एक गुड़िया है। तो यहाँ पे वर्ड जो हैज़ है ये पोसेशन यानी ऑनरशिप को शो कर रहा है। तो इस तरह वो तमाम अल्फाज, वो तमाम वर्ब्स जो किसी सब्जेक्ट की स्टेट या उसकी पोसेशन या ऑनरशिप को शो करें उसको स्टेटिव वर्ब कहेंगे। सेकंड पे है डायनामिक वर्ब। द डायनामिक वर्ब शोज एक्शन इन द सेंटेंस। यानी जो डायनामिक वर्ब होता है वो सेंटेंस के अंदर एक्शन शो करेगा। यानी जो वर्ड या जो वर्ब एक्शन शो करेगा सेंटेंस के अंदर
उसको हम डायनामिक वर्ब कहेंगे। मिसाल के तौर पे आई लाइक मैंगोज़, इसमें जो लाइक है यानी पसंद करना वो एक्शन है, वो काम है, इसलिए जो लाइक है इसको डायनामिक वर्ब कहेंगे। सेकंड पे है शी राइट्स ए लेटर, वो एक ख़त लिखती है। तो यहाँ पे जो राइट्स है वो शी के एक्शन को शो करता है, लिहाजा राइट्स यानी लिखती है ये डायनामिक वर्ब कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। तो लेक्सिकल वर्ब जिसको हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं, द लेक्सिकल वर्ब इज़ ए मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब होता है या प्रिंसिपल वर्ब होता है उसको हम लेक्सिकल वर्ब कहेंगे। मिसाल के तौर पर अली इज़ इल, अली बीमार है। यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब शो किया गया है इस सेंटेंस के अंदर जो कि इज़ है, इसी को हम मेन वर्ब यानी लेक्सिकल वर्ब कहेंगे। सेकंड सेंटेंस को देखें, इसमें सना इज़ प्लेइंग, सना खेल रही है। इसमें दो वर्ब दिखाए गए हैं, एक है इज़ और एक है प्लेइंग। यहाँ पे जो प्लेइंग है ये इसका मेन वर्ब है। मेन वर्ब इसलिए है कि ये प्रिंसिपल वर्ब यानी कि जो सबसे अहम काम है वो कर रहा है। इज़ भी वर्ब है लेकिन इज़ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि सना जो काम कर रही है, जो मेन काम कर रही है वो खेलना है यानी खेल रही है, इसलिए प्लेइंग को हम मेन वर्ब कहेंगे यानी लेक्सिकल वर्ब कहेंगे। सेकेंडली है ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम आमतौर पे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। एन ऑक्सिलरी वर्ब ऑलवेज हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस और मूड इन द सेंटेंस, यानी एक ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं ये हमेशा सेंटेंस के अंदर किसी मूड या ज़माने यानी टेंस को बनाने के लिए मेन वर्ब की मदद करता है। ये नाम से ही ज़ाहिर है ऑक्सिलरी वर्ब चूँकि हेल्पिंग वर्ब कहलाता है तो इसके नाम से ही ज़ाहिर करता है कि ये मेन वर्ब की हेल्प करता है। मिसाल के तौर पर आई एम ईटिंग मैंगोज़, यहाँ पे देखें कि जो इसका मेन वर्ब है वो है ईटिंग, यानी मैं आम खा रहा हूँ। इसमें जो मेन वर्ब है वो है खाना, ईटिंग, लेकिन खा रहा हूँ जो एम है वो उसके टेंस को मुकम्मल कर रहा है, इसलिए जो एम है इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। सेकंड सेंटेंस में देखें शी वाज राइटिंग ए लेटर, वो एक ख़त लिख रही थी। यहाँ पे देखें कि जो मेन वर्ब है, जो मेन एक्शन है या जो मेन काम है वो जो शी कर रही है वो है राइटिंग यानी लिखना, लेकिन वाज के बगैर वो काम मुकम्मल नहीं हो रहा। वाज जो है वो उसको टेंस यानी ज़माने को मुकम्मल करने के लिए उसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए जो राइटिंग है ये उसका मेन वर्ब यानी लेक्सिकल वर्ब होगा और जो वाज है उसका ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होगा। इसी तरह थर्ड सेंटेंस में देखें दे विल रीड, यहाँ पे भी ऐसा मामला है कि वो पढ़ेंगे। यहाँ पे जो मेन वर्ब है, जो लेक्सिकल वर्ब है वो है रीड, यानी ये मेन एक्शन को शो कर रहा है, लेकिन जो विल है उसके बगैर वो काम मुकम्मल यानी टेंस को मुकम्मल नहीं कर रहा, इसलिए विल जो है उसका ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होगा। देयर आर 28 ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स को हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे।
पहली कैटेगरी को हम कहेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज और सेकंड कैटेगरी को हम कहेंगे मोडाल ऑक्सिलरीज यानी मोडाल्स। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इसमें टोटल 15 जो वर्ब्स हैं वो शामिल हैं। दे आर 15 इन नंबर एंड दे आर बी, बीइंग, बीन, इज, और, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड। ये तमाम जो 15 वर्ब्स हैं इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहेंगे। आगे मोडाल ऑक्सिलरीज जो हैं दे आर 13 इन नंबर एंड दे आर शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ought to, used to, dare, need। ये तमाम जो है हम मोडाल ऑक्सिलरीज यानी मोडाल्स कहेंगे। ये मोडाल्स इसलिए कहते हैं कि ये सेंटेंस के अंदर मूड को शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो सबसे पहले फाइनाइट वर्ब, द फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस। यानी फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी फॉर्म को हम पर्सन के मुताबिक या सब्जेक्ट के नंबर के मुताबिक या टेंस यानी ज़माने के मुताबिक सेंटेंस के अंदर तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। यहाँ पे जो वर्ब है वो प्ले यूज़ किया गया है। सेकंड में देखें कि ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है। इसमें भी वर्ब प्ले ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन प्ले के साथ एस लगा के प्लेज लिखा गया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पर्सन चेंज किया गया है। फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है और सेकंड सेंटेंस में थर्ड पर्सन है। हालांकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट पहले में भी सिंगल है आई और दूसरे में भी ही सिंगल है, लेकिन पर्सन चेंज करने की वजह से हमने उसका वर्ब चेंज कर दिया है। इसी तरह थर्ड में देखें, ही प्लेड हॉकी, यहाँ पे पर्सन जो है वो तो थर्ड पर्सन है, लेकिन टेंस की वजह से जो है हमने उस वर्ब को चेंज कर दिया है। तीनों सेंटेंसेस में देखें कि प्ले, प्लेज, प्लेड, ये पर्सन के हिसाब से, नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से और टेंस के हिसाब से जो है वो चेंज किया गया है। इसलिए ऐसे तमाम वर्ब को जिनको हम पर्सन के हिसाब से या नंबर ऑफ द सब्जेक्ट के हिसाब से या टेंस के हिसाब से तब्दील करें, उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सेकेंडली देखें जी, नॉन फाइनाइट वर्ब ये क्या होते हैं। द नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द सेंटेंस। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हम टेंस के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से उनकी फॉर्म को तब्दील नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें कि प्ले से पहले टू लगा के प्ले की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। ही वांट्स टू प्ले, सेकंड में भी देखें वो खेलना चाहता है। यहाँ पे भी जो प्ले से पहले टू लगा के जो है प्ले की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। ही वांटेड टू प्ले, यहाँ पे भी प्ले फर्स्ट फॉर्म से पहले टू इस्तेमाल किया गया है। तो वो तमाम सेंटेंसेस, वो तमाम वर्ब्स जिनको हम सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से तब्दील नहीं कर सकते, उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं
और इनको हम इन्फिनिटिव यानी मस्दर के नाम से भी जानते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम एक और तरह से भी बना सकते हैं कि हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं तो वो बतौर हम नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो जो वर्ब है वो नाउन बन जाएगा। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। यहाँ पे देखें कि जो स्मोक है उसमें आईएनजी ऐड किया तो स्मोकिंग अब नाउन बन गया है, तो ये सिगरेट नोशी बन गया। तो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। इसी तरह प्ले के आगे आईएनजी लगाया तो ये प्लेइंग बन गया, तो अब प्ले वर्ब है और प्लेइंग जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो नाउन है, तो यहाँ पे प्लेइंग एज ए नाउन इस्तेमाल होगा। तो प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, खेल सेहत के लिए अच्छा है। थर्ड में देखें वॉक वर्ब है लेकिन आईएनजी ऐड करने से ये वॉकिंग नाउन बन गया है, तो वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज, पैदल चलना एक वर्जिश है। यहाँ पे वॉकिंग जो है वो एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और इसको नॉन फाइनाइट इस वजह से कहेंगे कि इसको हम तब्दील नहीं कर सकते, यानी अकॉर्डिंग टू दी टेंस, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट हम इसको तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। इसके अलावा जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर आईएनजी ऐड करें तो इसको हम जेरेंड भी कहते हैं। जिस तरह स्मोक प्लस आईएनजी ऐड करें तो स्मोकिंग बन जाता है, तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड जेरेंड, यानी मुश्तक उर्दू में इसको कहते हैं। तो ये जो जेरेंड है ये भी इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के बना सकते हैं। अब हम देखते हैं जी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ये वर्ब की बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, The verb used with an object is called a transitive verb, यानी ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट यानी मफूल के साथ इस्तेमाल किया जाए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये तो हम जानते हैं कि सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं वो तीन होते हैं इम्पोर्टेंट, जिनमें सबसे अहम जो है वो सब्जेक्ट होता है यानी काम करने वाला। जैसे मिसाल नंबर 1 में देखें कि यहाँ पे जो ही है वो सब्जेक्ट कहलाएगा क्योंकि ये काम कर रहा है। ईट्स को हम वर्ब कहेंगे, ये सेकंड पार्ट कहलाएगा क्योंकि ये एक्शन शो कर रहा है, इसको हम वर्ब कहेंगे। और जो थर्ड पार्ट एप्पल्स है इसको हम मफूल कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि इस पर काम वाक़े है। तो ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ज़रूरी हो उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में भी देखें, ईट्स के साथ एप्पल्स ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, इसलिए ईट को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, शी इज़ वाशिंग द क्लोथ्स, वो कपड़े धो रही है। यहाँ पे देखें कि वाशिंग वर्ब है और उसके साथ ऑब्जेक्ट दी क्लोथ इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इसको हम वाशिंग को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे क्योंकि इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट दी क्लोथ यूज़ किया जा रहा है। थर्ड में देखें, आवर टीम वन दी मैच, हमारी टीम ने मैच जीता। यहाँ पे जो वर्ब है वो है वन यानी जीता, लेकिन इसके साथ उसका ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी था दी मैच, लिहाजा ये जो ऑब्जेक्ट मैच है इसके इस्तेमाल करने की वजह से जो वन है इंट्रांजिटिव वर्ब हम ट्रांजिटिव वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसा वर्ब जिसको हम किसी ऑब्जेक्ट के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यानी ऐसे वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट यानी मफूल का होना ज़रूरी नहीं है। तो हम देखते हैं इसको मिसालों से समझते हैं।
मिसाल नंबर 1 देखें, ही कॉल्स, वो कॉल करता है, वो बुलाता है। यहाँ पे देखें कि कॉल को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम कॉल को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। शी इज़ स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही है। यहाँ पे जो स्माइलिंग वर्ब है इसको भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट के बगैर ही अपना पूरा जो सेंस है, अपना जो पूरी समझ में आ गया है। इस वजह से जो स्माइलिंग है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। थर्ड में देखें, अली वाज रनिंग, अली दौड़ रहा था। यहाँ पे रनिंग ने भी अपने कंप्लीट जो मीनिंग है वो दे दी हैं, इसलिए इसको वर्ब की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट के बगैर वर्ब इस्तेमाल होगा उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और यहाँ पे जो रनिंग होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। देख लेते हैं कि कुछ और इंट्रांजिटिव वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है वो कौन से हैं। उसमें शामिल हैं जी सिट, गो, कम, स्लीप, डाई, क्राई, फ्लाई, लीड, और बहुत सारे आपको वर्ब ऐसे मिल जाएंगे जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा इनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब हम देखते हैं जी कि रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। रेगुलर वर्ब्स आर वर्ब्स दैट कैन बी पुट इन पास्ट टेंस सिंपली बाय एडिंग डी और ईडी टू द एंड। यानी रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी पास्ट जो फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस में इसको तब्दील करने के लिए सिंपली हम इनके आखिर पर डी और ईडी ऐड कर देते हैं, यानी डी या ईडी ऐड करने से वो पास्ट टेंस में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे तमाम वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट जो वर्ब है वो है क्लोज़, और पास्ट में हमने क्लोज्ड सिर्फ डी ऐड किया तो ये पास्ट बन गया, और फिर हमने सिर्फ डी ऐड किया तो ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया। तो लिहाजा डी ऐड करने से ये पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन गए, लिहाजा इनको हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। 2 नंबर पे देखें, 2 नंबर पे डिवाइड, डिवाइडेड और डिवाइडेड। यहाँ पे भी सेम जो है कि डी ऐड किया हमने दोनों के एंड पे तो ये पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन गए, लिहाजा इनको भी हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। थर्ड पे देखें, प्ले के एंड पे ईडी ऐड करने से ये पास्ट और फिर ईडी ऐड करने से पास्ट पार्टिसिपल बन गए। वाके एंड पे ईडी ऐड किया तो ये पास्ट और फिर ईडी ऐड किया तो पास्ट पार्टिसिपल बना। इसी तरह जंप के भी एंड पे हमने जब ईडी ऐड किया तो ये पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन गए। तो लिहाजा वो तमाम वर्ब जिनके आखिर पर डी या ईडी ऐड करने से वो पास्ट टेंस में तब्दील हो जाएं, उन तमाम वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। अब इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स आर वर्ब्स दैट कैन नॉट बी पुट इन पास्ट टेंस बाय एडिंग डी और ईडी टू द एंड। यानी इर्रेगुलर वर्ब ऐसे तमाम वर्ब को कहते हैं जिनके आखिर पर डी या ईडी ऐड करने से वो पास्ट टेंस में तब्दील नहीं होते, यानी उनकी जो रेगुलर फॉर्म है वो नहीं बनेगी। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट में अगर सिंग को देखें तो ये सिंग प्रेजेंट में सिंग है, लेकिन पास्ट में जाके ये सैंग बन गया, यानी डी और ईडी नहीं लगेगा। और इसी तरह थर्ड में ये यानी पास्ट पार्टिसिपल में ये संग बन जाएगा। अब देखें कि तीनों फॉर्म अलग-अलग हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें डी और ईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी प्रेजेंट के साथ डी या ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनी, तो ये इर्रेगुलर वर्ब कहलाएंगे। इसी तरह सेकंड में देखें कम, केम, कम, इसमें भी
आखिर पर डी या ईडी ऐड करने से ये पास्ट टेंस नहीं बना, इसलिए इसको भी हम इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। इसी तरह गो, वेंट, गॉन, बीट, बीट, बीटन, पुट, 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 ये तमाम ऐसे वर्ब हैं जिनके आखिर पर डी या ईडी ऐड करने से ये पास्ट टेंस में तब्दील नहीं होते, इसलिए इसको हम इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे।